नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एज़मा से होने वाले लक्षणों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो जो एज़मा होता है आजकल के टाइम पे काफ़ी लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी लोग इससे ग्रसित हैं, काफ़ी यंगस्टर्स इससे ग्रसित हैं। तो जो एज़मा होता है कुछ लोगों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों में ये लाइफ़ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो एज़मा जो है हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से क्योर हो जाता है, लेकिन हम अगर इसको प्रॉपर्ली ट्रैक करें, प्रॉपर्ली समझें अपनी प्रॉब्लम को, बीमारी को, तो जो इसके लक्षण हैं हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम उन सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रोवोक होता है या फिर एग्रीवेट हो सकता है। तो जो एज़मा की सिवियरिटी होती है और एज़मा का जो अटैक होता है ओवर द टाइम और एज़ पर पर्सन मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है। तो अब डिस्कस करते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि क्या इसके बेसिक लक्षण देखे जाते हैं। तो जो एज़मा के बेसिक लक्षण होते हैं उसमें होता है कि साँस फूलती है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट यानी कि चेस्ट पे भारीपन महसूस होता है। साथ ही साथ व्हीज़िंग साउंड आता है यानी कि एक सीटी जैसी आवाज़ आती है, स्पेशली बच्चे जब एक्सहेल करते हैं उसमें ये साउंड आता है। साँस फूलने की वजह से जो खाँसी आती है, जो फिर व्हीज़िंग होती है, उसकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि फर्दर हेल्थ इश्यूज़ को ट्रिगर करते हैं। उसके अलावा अगर सर्दी ज़ुकाम हो जाए या फिर इस तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तो जो खाँसी और व्हीज़िंग है, ये काफ़ी ज़्यादा और इनकी वर्ज़निंग हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा और सीवियर हो जाते हैं, ऐसी किसी भी कंडीशन में। तो ये तो थे वो सारे बेसिक लक्षण जो कि एज़मा की कंडीशन में देखे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पर्सन टू पर्सन इसके जो अटैक के प्रोवोक होने के जो कारण हैं पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। कुछ लोगों में ये काफ़ी इनफ्रीक्वेंट रहता है, वहीं पे कुछ लोगों में फ्रीक्वेंटली इसके अटैक्स आते हैं। कुछ एक बेसिक सिचुएशंस होती हैं जैसे कि किसी को एक्सरसाइज़ करने से या फिर कुछ फर्दर मान लीजिए कि सर्टेन कोई वेदर है यानी कि सर्दियों में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वहीं पे एक्सरसाइज़ कर लिया, कोई बहुत ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ लिए या फिर रनिंग कर ली, उसमें भी ये प्रोवोक हो जाता है। तो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग तरीके से ये एग्रीवेट होता है। तो अब समझते हैं कि वो कौन-सी कंडीशंस हैं या फिर कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि जो एज़मा है उसकी वर्ज़निंग हो रही है या फिर वो फर्दर और ख़राब हो रहा है, वो उसकी सीवियरिटी बढ़ रही है। तो मान लीजिए कि अगर फ्रीक्वेंट अटैक्स आने लगते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी एज़मा की वज़ह से डे टू डे लाइफ़ में हो रही है, दैट मीन्स कि एज़मा जो है वो फर्दर उसकी वर्ज़निंग हो रही है। उसके अलावा अगर हम फ्लो मीटर से चेक करते हैं और साँस लेने में उसमें दिक्कत होती है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग शो करता है, तो भी ये वर्ज़निंग का ही एक लक्षण है। उसके अलावा अगर हमें फ्रीक्वेंटली इन्हेलर यूज़ करना पड़ रहा है दैट ऑल्सो मीन्स कि इसकी वर्जनिंग हो रही है। अब जानते हैं कि किन कंडीशंस में हम इसको एज इमरजेंसी ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कई सारे लक्षण हैं जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि इसकी वर्जनिंग हो रही है। तो अगर फर्दर हम इसको ध्यान नहीं देते हैं और ये जो एज़मा अटैक है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में अगर ये कन्वर्ट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। तो मान लीजिए अगर हम इन्हेलर भी यूज़ कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमें आराम नहीं मिल रहा है या फिर माइनर फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में भी हमें सांस फूलने लग रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जिसको हमें एज एन इमरजेंसी ट्रीट करना चाहिए और तुरंत ही हमें अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में तुरंत आना चाहिए। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से सारे कंडीशंस हैं जो कि एज़मा के अटैक को एग्रीवेट कर सकते हैं, कंडीशन को फ्लेयर अप कर सकते हैं। तो जो सबसे कॉमन है वो होता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एज़मा। इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट एक्सरसाइज रिलेटेड कोई चीज़ें करता है, एक्सरसाइज करता है, रनिंग है या फिर वॉकिंग है मान लीजिए, तो ऐसी कंडीशन में जो एज़मा है वो फ्लेयर अप कर जाता है, वो एग्रीवेट कर जाता है। ठंडी या ड्राई हवा है, ये सारी चीज़ें एज़मा के अटैक को प्रोवोक कर सकती हैं। उसके अलावा होता है ऑक्यूपेशनल एज़मा। इसमें जो वर्क प्लेस इरिटेंट्स हैं जैसे कि कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं और ये सारी चीज़ें इस तरह के कोई इरिटेंट हैं तो वो एज़मा के अटैक को एग्रीवेट कर सकती हैं, उसको फ्लेयर अप कर सकते हैं। उसके अलावा होता है एलर्जी इंड्यूस्ड एज़मा। ये भी काफ़ी कॉमन होता है। इसमें जो भी एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं, उसके अलावा स्पोर्स हैं, डस्ट है, स्पोर्स है, उसके अलावा कॉकरोच वेस्ट होते हैं कई बारी। साथ ही साथ जो पेट्स होते हैं, जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, कई बार उनके जो बाल होते हैं या फिर सलाइवा होते हैं, ड्राई स्किन है, ये सारी चीज़ें भी जो एज़मा का अटैक है उसको फ्लेयर अप कर सकता है।
तो ये तो हमने डिस्कस किया उन सारी कंडीशंस के बारे में जो कि हमारे एज़मा को फ्लेयर अप कर सकते हैं। अब एक बार जान लेते हैं कि किन कंडीशंस में हमें हमारे डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में कंटिन्यूअसली बने रहना चाहिए, ताकि जो एज़मा है वो फर्दर इमरजेंसी में चेंज ना हो और हमारे जो डे टू डे लाइफ है वो नॉर्मल उसका जो रूटीन है वो बना रहे। तो अगर हमें ये लगता है कि हमें एज़मा की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें ऐसे कोई लक्षण महसूस होते हैं, तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। उसके अलावा अगर एज़मा डायग्नोज़ हो गया है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमें अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में बने रहना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे लक्षण हैं एज़मा के, अगर वो फ्रीक्वेंटली बढ़ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये अगर उनकी वर्सनिंग हो रही है, तो इन कंडीशन में भी हमें अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। फर्दर अपने रिव्यू के लिए, फ़ॉलो-अप के लिए डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी हमारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं, उन्हें हमें एज़ प्रिस्क्रिप्शन ही लेना चाहिए। जो खाने की दवाइयाँ हैं या फिर जो भी इन्हेलर है, हमें दवाइयों का ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे जो लक्षण हैं, वो ख़राब हो रहे हैं, उनकी वर्सनिंग हो रही है, हमारी जो अटैक है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमें खुद से ही अपनी दवाइयों का डोज़ बढ़ा दे रहे हैं या फिर उनको लेने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे रहे हैं। क्योंकि जो दवाइयों का ओवर यूज़ है वो फर्दर हमारे हेल्थ पे साइड इफ़ेक्ट डाल सकता है, जिसकी वजह से फर्दर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इन सारी कंडीशन में हमें तुरंत अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन ना क्रिएट हो, हमें खुद से ड्रग ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उसके अलावा भी अगर आप किसी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।